चलो लास्ट लेक्चर है रोटेशन का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। कह रहा है ए फोर्स ए आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप इज एक्टिंग एट ए पॉइंट इतना, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज कंजर्व्ड। हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। अगर अगर कहीं पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब टॉर्क क्या है? जीरो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना मतलब टॉर्क क्या होता है? जीरो होता है। तो टॉर्क जीरो है, तो अच्छा टॉर्क जीरो है और ये दो वेक्टर है, एक आर वेक्टर है। आर वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप। और एफ वेक्टर कितना दिया हुआ है? ए आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप ना। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो टॉर्क मिलेगा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। और टॉर्क क्या आ रहा है? जीरो। अच्छा, दो वेक्टर से दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जीरो कब होता है? जब दोनों पैरेलल हो। जब दोनों क्या हो? पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, तभी तो टॉर्क जीरो आ रहा है। तो पैरेलल की एक जुगाड़ बताया था मैंने वेक्टर के टाइम, वेक्टर पढ़ाते वक्त, कि जैसे के वाला है, के वाले का रेशियो -12/6 बराबर होता है जे वाले रेशियो के -6/3 बराबर होगा किसके? 2/a के। तो ये 2/a होगा और ये कितना होगा? -2। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? -1। -1 आ जाएगा। बस आंसर हो गया। समझ रहे हो ना? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको। टॉपिक जो है रोलिंग मोशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ आ रही ना बात? और एक बार और मैं बता दूं, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कल की क्लास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ये रोलिंग मोशन, अगर 3 टॉपिक पढ़ के जाते हो मैक्सिमम चांस है 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। समझ आ रही ना बात? तो चलिए हेडिंग डालिए, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन क्या होता है समझिएगा, ठीक है। देखिए, रोलिंग मोशन किसे कहते हैं, और ये थोड़ा सा कहने के लिए डिफिकल्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा ये बताइए, ये एक बॉडी है, ठीक। हर पॉइंट के पास वेलोसिटी कितना है? v है ना। ये कैसा मोशन है? ओए, ये कैसा है? ट्रांसलेशनल मोशन है। कैसा है? ट्रांसलेशनल। पढ़ा चुका हूं ना, रोटेशन जब स्टार्ट किया था पहले दिन यही बताया था, ट्रांसलेशनल मोशन है। और ये वाला बताना, ये वाला कैसा है? ऐसे ना। अच्छा, इसमें स्पीड कितने के बराबर होती है? आर ओमेगा। कितने के बराबर होती है? आर ओमेगा ना। आर ओमेगा। ये जानते हैं प्योर क्या है? रोटेशन। प्योर क्या है? रोटेशन। समझ आ रही ना? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ट्रांसलेशन और रोटेशन के कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं क्या? रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं? रोलिंग
मोशन। समझ आ रही ना? जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? रोलिंग मोशन। अब देखिए तीन वेराइटी बनेगी, समझ आ रही ना बात? तीन वेराइटी बनेगी, जिसमें से एक वेराइटी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है, जिसमें से एक वेराइटी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये बताओ, जब इन दोनों को कंबाइन करोगे, जब इन दोनों को क्या करोगे? कंबाइन करोगे, तो एक बात बताओ, एक केस ऐसा हो सकता है, पहला केस देखिएगा, जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये जो वेलोसिटी है बॉटम पे देखिए, बॉटम वाले पॉइंट की, ऐसा हो सकता है ये v क्या हो? ज्यादा हो किससे? r ओमेगा से ना। ये जब दोनों एक जगह पे रखोगे ना, जब दोनों एक जगह पे रखोगे, इसका रिजल्ट क्या दिखेगा? ध्यान से देखिएगा, इसका रिजल्ट इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा। अच्छा आगे की तरफ क्या है? आगे की तरफ क्या है? v, आगे की तरफ v, और पीछे की तरफ क्या है? पीछे की तरफ क्या है? r ओमेगा ना, r ओमेगा, यही होगा ना। अच्छा जब इसको जोड़ोगे, इसके पास जब रोटेशन करता है तो सेंटर के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती, तो जब ये वेलोसिटी जुड़ेगी तो सेंटर के पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? v आ जाएगी सेंटर के पास। क्लियर है? और टॉप पे देखिए क्या हो जाएगा, टॉप पे आगे की तरफ v और प्लस क्या हो जाएगा? r ओमेगा ना। क्लियर रहेगा ना? अब देखो तीन केस बनेंगे। पहला केस मैं बता रहा हूं, ओए रुक जाओ, पहला केस सुनो। अगर v बड़ा है किससे? r ओमेगा से। मैं कह रहा हूं यार इधर देखो, अगर v बड़ा है किससे? r ओमेगा से, तो क्या हो जाएगा? स्लिपिंग हो जाएगी। क्या बोलेंगे? स्लिपिंग। अगर v बड़ा है किससे? r ओमेगा से। ये जानते हैं कब होता है? आपने देखा होगा गाड़ियों में जब फोर व्हीलर लेके जाते हैं, अचानक अगर रोड पे बारिश भी हो या फ्रिक्शन बहुत कम हो, अगर फ्रिक्शन बहुत कम होता है तो फ्रिक्शन बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि आपकी ये वाली स्पीड क्या होती है? वी वाली बहुत ज्यादा होती है, और आर ओमेगा वाली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो गाड़ी ऐसे आगे बढ़ जाती है, टायर घिस जाता है, पूरा टायर का निशान पड़ जाता है। अब यही कॉन्सेप्ट समझना है, एक एक वर्ड समझिएगा, अदरवाइज रोलिंग बाउंस कर जाती है। समझ आ रहे ना? ये टफ टॉपिक है, इसीलिए खाली ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, बस ध्यान से देखना। अगर v बड़ा है ना, v बड़ा है और r ओमेगा क्या है? छोटा है, तो गाड़ी क्या कर जाएगी? स्लिप कर जाएगी। अच्छा ये बताओ, एक चीज था जो इसको सहारा दे सकता था, वो रोड के अंदर फ्रिक्शन था। ये v ज्यादा थी ना, तो v ज्यादा थी और r ओमेगा कम था, तो इसको रोकने के लिए एक चीज पीछे आ सकती थी, वो क्या थी? फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन की भी अपनी एक लिमिट है ना, फ्रिक्शन की अपनी क्या है? एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा नहीं लग सकता। तो गाड़ी क्या कर जाती है? स्किड कर जाती है। क्या कर जाती है? स्किड कर जाती है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो फर्स्ट केस हम पढ़ेंगे कौन सा वाला? फॉरवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा? फॉरवर्ड स्लिपिंग में v ज्यादा होगा, r ओमेगा क्या होगा? कम होगा, और फ्रिक्शन भी इतना सफिशिएंट नहीं है कि रोक पाए। अच्छा इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? अगर लगेगा भी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बताइए, फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। और v किधर लगेगा? आगे लगेगा। समझ आ रही ना बात? v आगे लगेगा और r ओमेगा छोटा सा है, r ओमेगा छोटा सा, r ओमेगा सफिशिएंट नहीं है और फ्रिक्शन भी सफिशिएंट नहीं है कि इस वेलोसिटी को रोक सके। और एक गलत फहमी आप दिमाग में मत पालना, जैसे आप सोचते हो ब्रेक लगा दे, क्या लगा दे? ब्रेक लगा दे। ब्रेक लगाने से r ओमेगा पे असर पड़ता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, फील के लिए, आपने साइकिल में देखा होगा, साइकिल में ब्रेक जो होती है ना, वो रिम को ऐसे पकड़ लेती है। रिम को क्या पकड़ ले? तो जब रिम को पकड़ती है ना, तो रिम को पकड़ती है, रिम का घूमना कम हो जाता है, और घूमना कम होगा तो आर ओमेगा और कम हो जाएगा।
आर ओमेगा और कम हो जाएगा और तेजी से ये बढ़ जाएगी गाड़ी। कभी भी अगर स्लिपिंग हो रही हो तो ब्रेक लगाओगे तो और तेजी से बढ़ के लड़ेगी गाड़ी। क्यों? क्योंकि आर ओमेगा को वो क्या कर देता है, कम। अगर आप सोचते हो ब्रेक फ्रिक्शन लगाता है, ब्रेक फ्रिक्शन नहीं, ब्रेक आर ओमेगा को कम करता है। फ्रिक्शन कौन लगाएगा? जमीन लगाएगी ना। तो इसकी स्पीड कम कौन कर सकता है? सिर्फ फ्रिक्शन कर सकता है, ब्रेक नहीं कम कर सकती। ब्रेक क्या करेगी? आर ओमेगा को घटाएगी, और आर ओमेगा को घटाएगी तो वी तो और ज्यादा नेट हो जाएगा ना, और ज्यादा तेजी से जाके लड़ेगी। समझ पा रहे हैं ना? तो आर ओमेगा को घटाने में कौन मदद करता है? ब्रेक। आर ओमेगा को कम कौन करता है? ब्रेक कम करता है ना, उसका घूमना। समझ पा रहे हो ना? तो ब्रेक का काम क्या है? आर ओमेगा को कम करना। और फ्रिक्शन का काम क्या है? उसकी वेलोसिटी को कम करना। समझ गए ना? क्लियर रहेगा? तो यहां से देखिएगा, यहां पे फ्रिक्शन किधर लगता है? पीछे। अच्छा, गाड़ी क्या कर रही है? आगे की तरफ स्लिप कर रही है। आगे की तरफ स्लिप कर रही है, तो ये जो फ्रिक्शन होता है ये डायनामिक फ्रिक्शन होता है। कौन सा होता है? डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन। ये पहली सिचुएशन हो गई जिसमें आपकी गाड़ी जाकर के लड़ेगी, 100% कहीं ना कहीं टकराएगी, स्लिप कर गई ना। अब दूसरी सिचुएशन देखिएगा, दूसरी सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन देखिएगा, सेकंड सिचुएशन में उल्टा हो जाए, आर ओमेगा क्या हो जाए? आर ओमेगा क्या हो जाए? ज्यादा। आर ओमेगा ज्यादा हो जाए और वेलोसिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो आर ओमेगा ज्यादा हो जाएगा और वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा आपको पता है? एक ही जगह पे बैठ के आपने देखा होगा, जैसे आपकी गाड़ी गड्ढे उड्ढे में फंस जाती है ना, तो गड्ढे में फंस जाती है, आप एक्सीलरेटर होते हो, चक्का घूमता ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। उस सिचुएशन में क्या होता है? आर ओमेगा क्या होता है? ज्यादा होता है, और वी क्या होता है? कम होता है। आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वी ना। अच्छा, इस बार बताओ, आर ओमेगा ज्यादा है, वी क्या है? कम है, तो चक्का किधर घूम रहा है? इधर की तरफ ना, नेट स्पीड। तो नेट स्पीड इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। समझ आ रहे? फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। उस वाले में किधर लग रहा था? आगे लग रहा था। इस वाले में किधर लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। और इसको बोलते हैं कौन सी? बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग। समझ आ रही ना? इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है। और ये कंडीशन कौन सी आती है? जब आपका गाड़ी किसी मड में या कहीं ऐसी जगह दलदल में फंस जाती है, उस दौरान ये वाली चीज होती है। समझ आ रही ना बात? और इसमें भी फ्रिक्शन कैसा होता है? डायनामिक होता है। कैसा होता है? डायनामिक होता है। अब तीसरा केस देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आर ओमेगा, ये दो पिक्चर है ना, ये कौन सी है? ट्रांसलेशन। और ये क्या है? अगर कोई चीज घूम रही है तो घूमते वक्त उसकी स्पीड आर ओमेगा बोली जाती है, और चलते वक्त उसकी स्पीड क्या बोली जाती है? वी बोली जाती है ना। तो ये ट्रांसलेशन है, और ये क्या है? रोटेशन। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना है। हाँ, ये चलने को ट्रांसलेशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रोलिंग। क्या बोलते हैं? रोलिंग। अब रोलिंग तीन तरह की हो सकती है। अगर ये आगे वाली v ज्यादा हुई, इन दोनों को देखो जोड़ दिया है, ये वाली वेलोसिटी जोड़ोगे तो पीछे आर ओमेगा, आगे v। और इस वाले में देखोगे, टॉप वाले पे देखोगे, तो टॉप वाले पे क्या होगा? v और आर ओमेगा दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाए, और सेंटर वाली वेलोसिटी एक ही है, इसके सेंटर पे कोई वेलोसिटी नहीं। समझ आ रही है? तो यहां तक क्लियर है? अगर v ज्यादा हुआ, आर ओमेगा कम हुआ, तो आगे की तरफ स्लिप कर जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लिपिंग। और इसमें रोकने के लिए अगर आएगा फ्रिक्शन, तो किधर आएगा? पीछे। और फ्रिक्शन कौन सा होगा? डायनामिक। और अगर उल्टा हो गया, आर ओमेगा ज्यादा हो गया, वी कम हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्लिपिंग। और इसमें क्या होता है? फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे की तरफ लगता है। अब तीसरा केस जिसमें v बराबर होगा किसके? आर ओमेगा। क्या होगा? v बराबर होगा आर ओमेगा। इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से होता है, प्योर रोलिंग।
समझ आ रहा है? v और r ओमेगा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिएगा इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें v बराबर है किसके, पीछे की तरफ क्या लग रहा है r ओमेगा, आगे की तरफ क्या लग रहा है v, और v बराबर है किसके, r ओमेगा के। तो जब v बराबर होगा r ओमेगा के तो रोलिंग कौन सी होगी, प्योर। अच्छा एक चीज और, तीनों पिक्चर में देख लीजिए, सेंटर के पास वेलोसिटी कितना रहेगी, v ही रहेगी। सेंटर के पास वेलोसिटी कितना रहेगी, v ही रहेगी। चाहे जो केस ले लो, चाहे ये वाला केस ले लो, इसमें भी वेलोसिटी कितना रहेगी, v ही रहेगी। अच्छा टॉप पे वेलोसिटी कितना रहेगी, v प्लस r ओमेगा है, और इसमें भी क्या होगा, v प्लस r ओमेगा, और इसमें भी क्या रहेगा, v प्लस r ओमेगा। समझ आ रहा है? खाली कहां पे बदलने जा रही है वेलोसिटी, बॉटम पे। अच्छा प्योर रोलिंग में वेलोसिटी बॉटम पे, नेट वेलोसिटी कितना होगी, जीरो। नेट वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अच्छा नेट वेलोसिटी जीरो होगी, अगर नेट वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगर मान लेते हैं आपने किसी तरह से स्पीड बढ़ा दी, v को ज्यादा कर दिया, तो v को ज्यादा कर दिया तो यहाँ पे सफिशियंट फ्रिक्शन है, v को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे। अभी भी ये बॉटम किस पे है, रेस्ट पे, बॉटम रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इसमें अगर फ्रिक्शन आता है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। चलेगी, ये बॉटम रेस्ट पे होगा, बाकी हिस्सा चलेगा। बॉटम किस पे होगा, उस इंस्टेंट पे क्या रहेगा, रेस्ट में। जब कांटेक्ट में आएगा तो किस पे रहेगा, रेस्ट में रहेगा। समझ आए? फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएगा, फिर जो अगला वाला आएगा वो किस में रहेगा, रेस्ट में। हर वक्त ये बॉटम किस में रहेगा, रेस्ट में। बाकी स्लीपिंग के केस में, स्लीपिंग के केस में फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, अच्छा है फॉरवर्ड वाला होगा तो आगे की तरफ स्लिप कर जाएगी, और बैकवर्ड वाला होगा तो पीछे की तरफ। समझ पा रहे हो ना? उसमें बॉटम रेस्ट में नहीं होता, तो इसलिए इसमें फ्रिक्शन कौन सा लगता है, डायनामिक लगता है। क्लियर रहेगा ना? चलो ये तीन बातें हैं, तीनों कर लीजिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पिक्चर है ये ना, क्या कहलाएगी, रोलिंग। समझ आ रहे हैं? ये प्योर ट्रांसलेशन, ये प्योर रोटेशन। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या कहलाएगा, रोलिंग। और रोलिंग तीन तरह की होती है, दो तो विद स्लीपिंग है और एक कैसी है, विदाउट स्लीपिंग। विदाउट स्लीपिंग जो है वो प्योर रोलिंग। और एक बात जहन में हमेशा रखिएगा इस चैप्टर में, v कौन सी वेलोसिटी है, ट्रांसलेशन। r ओमेगा कौन सी है, रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन सिर्फ वेलोसिटी इक्वल कब होती है, जब क्या हो, प्योर रोलिंग। अब एक बात यहां से समझ में आती है, जब प्योर रोलिंग हो रही हो तो बॉटम पे वेलोसिटी कितना होती है, जीरो। और अगर मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास जो चल रहा है वो 5 मीटर से चल रहा है, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड, तो टॉप पे वेलोसिटी कितना होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है? ये बात आपको क्लियर रहे। बॉटम पे वेलोसिटी कितना होगी, जीरो, और सेंटर ऑफ मास जितने से चलेगा उसका 2 गुना वेलोसिटी कहाँ पे होगी, टॉप पे होगी। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट सुनिएगा, जब प्योर रोलिंग हो रही हो है क्या, हाँ वी नेट बॉटम पे है, हाँ बॉटम पे नेट वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, प्योर रोलिंग के दौरान। ठीक है, अगली बात सुनिएगा, जैसे आप ब्रेक लगाए, आ जाते हैं इस वाले पेज पे। जैसे मान लेते हैं ब्रेक आप लगाए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया आप, तो जब आपने ब्रेक लगाया, अच्छा पहले क्या था, v बराबर था किसके, r ओमेगा के, प्योर रोलिंग हो रही थी ना, v बराबर था किसके, r ओमेगा के, प्योर रोलिंग का केस था। फिर आपने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने से क्या कम हो जाएगा, r ओमेगा, r ओमेगा कम हो जाएगा और वेलोसिटी आगे है तो ये स्लिप करने का चांस है, तो इसको फ्रिक्शन आकर के संभाल लेगा। कौन संभाल लेगा, फ्रिक्शन।
तो प्योर रोलिंग तब होती है जब फ्रिक्शन सफिशिएंट होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो इसकी एक्स्ट्रा वेलोसिटी है ना उसको रोक लेगा। तो ये स्लिप कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। स्लिप कर नहीं पाएगी तब भी क्या होगा? ब्रेक लगाते वक्त भी क्या होता है? प्योर रोलिंग होता है। ब्रेक प्योर रोलिंग जानते हैं कब स्लिपिंग में बदलती है? जब स्किड करके जाके लड़ जाती है, जब एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के टाइम प्योर रोलिंग खत्म हो जाती है तो वहां पे स्लिपिंग स्टार्ट होती है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि ब्रेक लगाओगे तो रोलिंग खत्म हो जाए। और एक गजब की चीज ये है ना, यहां पे आप देखिएगा जितना आर ओमेगा कम पड़ा था ब्रेक लगाने से, आर ओमेगा कम पड़ा था, उसको उसकी भरपाई किसने की है? फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन इसको भरपाई करने के लिए आया ना। तो यहां पे फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस कराने नहीं आया। समझ आया? एक चीज आप याद रखिएगा, प्योर रोलिंग के केस में एनर्जी का लॉस नहीं होता। इसमें प्योर रोलिंग के केस में एनर्जी का लॉस नहीं होता। जब स्किड करती है ना तब जानते हैं डायनामिक फ्रिक्शन आ जाता है। कौन सा आ जाता है? जब स्लिप करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? डायनामिक। और डायनामिक जैसे ही आएगा आपका टायर घिसना शुरू हो जाएगा, एनर्जी के लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्योर रोलिंग के केस में एनर्जी लॉस नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए स्टार मार्क करके। इन प्योर रोलिंग एनर्जी लॉस विल बी जीरो। इन प्योर रोलिंग एनर्जी लॉस विल बी जीरो। कुछ लोग को अभी थोड़ा सा इस वाले पॉइंट में ऐसा लगेगा कि कैसे हो सकता है, तो अभी एक एग्जांपल बताऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा। फ्रिक्शन यहां पे एनर्जी लॉस नहीं कराता है। किसमें? प्योर रोलिंग। एनर्जी का लॉस फ्रिक्शन कहां पे करा रहा होता है? जब डायनामिक लगता है, स्लिपिंग के केस में। इसमें स्लिपिंग। तो ब्रेक लगाने से रोलिंग होती है, स्लिपिंग नहीं होती है। अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तब एनर्जी का लॉस होगा। समझ आ रही ना बात? चलिए, ये हो गया 2 पॉइंट। और ये दूसरी बात, ये वेलोसिटी वाली याद रखिए। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, वेलोसिटी वाले पे ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करिए और बताइए, फटाफट बताइए कौन सा सही होगा पढ़ के। A disk is rolling. The velocity of its center of mass is VCM. Center of mass की velocity VCM है. Which one will be the correct? The velocity at the highest point is 2 VCM. Highest point पे 2 गुना हो जाती है. And at the point of contact is 0. पहला ही सही है. समझ आ रही ना बस? कर लीजिए इसको. हेडिंग डालो, प्योर रोलिंग ऑफ ए बॉडी, प्योर रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन inclined plane, on inclined plane. ये एंगल थीटा है, ये बॉडी है. समझ रहे? चलो, एक चीज मैकेनिक्स में हम काफी दफा कर चुके हैं, काफी टाइम्स कर चुके हैं. आगे कौन सा फोर्स लगता है? mg साइन थीटा. और ये वाला कौन सा होता है? mg कॉस थीटा. ये तो आपको रटा हुआ है, ठीक है. अब आप देखिए, इस बॉडी पे एक और फोर्स लग रहा है. अगर ये रफ सरफेस है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा. क्या लगेगा? फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन लग रहा है. एक चीज, एक मिनट, जब ये बॉडी नीचे आएगी ना, नीचे की तरफ आएगी, नीचे यहां पे आएगी, नीचे आएगी जब ये बॉडी, तो एक चीज आप देखिए, ये बॉडी को mg साइन थीटा जो है ना, mg साइन थीटा, ये खींच करके वेलोसिटी बढ़ा रहा है. mg साइन थीटा क्या कर रहा है? खींच करके वेलोसिटी बढ़ा. और कौन सी वेलोसिटी? v वाली, मतलब ट्रांसलेशन वाली. कौन सी? रोलिंग करते वक्त 2 वेलोसिटी होती है. कौन सी? अच्छा, यहाँ पे हेडिंग क्या है? प्योर रोलिंग कर रहा है ये. तो प्योर रोलिंग अगर कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कौन बढ़ा रहा है? mg साइन थीटा. तो इनिशियली वेलोसिटी क्या थी?
0 और फाइनली वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गई, v हो गई ना। अच्छा अब सुनिएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या थी, 0, जस्ट हमने यहां पे छोड़ा था। अच्छा ईमानदारी से देखिए फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन ऐसे है ना, ऐसे लगा करके फोर्स क्या कर रहा है, घुमा रहा है, रोटेशन। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी का जिम्मेदार कौन है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रहा है, ना कि इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। समझ आ रही ना, फ्रिक्शन किसका काम कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, यहां पे क्या हो गई, ओमेगा। यहां पे प्योर रोलिंग के केस में एनर्जी का लॉस नहीं होता। फ्रिक्शन का काम क्या है, इसको एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा। और mg sin थीटा का काम क्या है, समझ आ रहा। अच्छा आप ईमानदारी से बता दीजिए, मैंने बताया कि नहीं, जब आपको किसी बॉडी की जैसे यहां से यहां चल के आई, अगर वेलोसिटी आपको जानना है तो मैंने आपको बताया था उस दिन, अगर वेलोसिटी जानना हो तो आप एक काम करिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइएगा। और जब आपको एक्सीलरेशन जानना होगा तो आप क्या करिएगा, कंजर्वेशन ऑफ वो टॉर्क लगाइएगा, टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा। तो जब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जब आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, टॉर्क वाला फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाओगे। समझ आए, यही दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो वेलोसिटी का मैं सीधा फार्मूला लिख देता हूं, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस आपको फार्मूला याद रहे, ध्यान से सुनिएगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। समझ आ रहे। और एक्सीलरेशन की जो इक्वेशन होगी वो होगी g साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है। अब यहां तक हो जाने के बाद ये दो फार्मूले, आप चिंता ना करना, मैं डेरिवेशन भले ही नहीं कराया हूं, क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। समझ आ रहे, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं बनता। ये एनर्जी बैलेंस से आया है और ये किससे आया है, टॉर्क वाली इक्वेशन से। जब इस पे लगाओगे तो आएगा डेरिवेशन से। समझ आ रहे। अब इसमें सबसे पहले पहचान लेते हैं, एच तो आप जानते हो क्या है, हाइट है, जिस हाइट से ये गिर रहा है। समझ आ रहे, हाइट है, ये एच हाइट पे अगर है ना, जिस हाइट से गिर रहा है, ये एच हो गया, कैपिटल एच कर दो, एच हो गया। और इसमें एक चीज आपको दिख रही, आर क्या है, इसकी रेडियस है। बचा क्या है, के रेडियस ऑफ जायरेशन है। क्या है, के रेडियस ऑफ जायरेशन। अब जिसको जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूं, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, समझ आ रही ना। रेडियस ऑफ जायरेशन सुनिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर फार्मूला आपको पता है, किसी बॉडी का क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लेते हैं रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर। और फिर उसके बाद मैंने आपको डिस्क के लिए बताया था, ये रिंग के लिए हो गया, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ जायरेशन अगर किसी बॉडी का पता करना है तो सिंपली इतना याद रखिए, मास को हटा दीजिए इनर्शिया के फार्मूले से। इसको हटा दीजिए, मास को, और जो बचा क्या है, आर स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर दीजिए, वही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, आप खुद बताइए, के इज इक्वल टू कितना होगा, आर। इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, आर बाई रूट 2। तो आप निकाल सकते हो कि नहीं, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो हर तरह की बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन से मास को निकाल दो, बाकी जो बचे उसका क्या कर दो, अंडर रूट, उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। इन दोनों फार्मूले को करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। हाँ, इसकी यहाँ पे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, समझ आ रहे ना। अगर आपको रोटेशनल चाहिए तो आर से मल्टीप्लाई कर दो। v इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो अगर ओमेगा चाहिए तो क्या कर दो, आर से डिवाइड कर दो, आर से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ठीक, लिख चुके हैं आप। चलो एक क्वेश्चन देखो, 1 मिनट, इन दोनों फार्मूले पे क्वेश्चन करना है, सबसे पहले इस पे निपटाते हैं एक क्वेश्चन। तुरंत फटाफट आंसर दीजिएगा इस वाले पे, ठीक है।
बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए चेक करिए। द स्पीड ऑफ ए होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ ए वर्टिकल हाइट h फ्रॉम द रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग। स्लाइड नहीं करता, रोल करता है। तो रोल करता है अगर कोई भी चीज सॉलिड स्फीयर है। कौन है? सॉलिड स्फीयर। ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। अगर स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √2gh डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो के की वैल्यू आपको पता है किसके लिए? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर ना। मैंने बताया m को हटा लो, m को हटाने के बाद जो बचेगा उसका रूट करना है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कितना हो जाएगा? √2/5 r हो जाएगा ना। इसी को यहां पे रखना है स्क्वायर करके। जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा सीधा स्क्वायर दोनों तरफ करो, दोनों तरफ करोगे के स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा? 2/5 r स्क्वायर को नीचे ले आओ, सीधा आ गई वैल्यू। के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितने के बराबर? 2/5 रख दीजिए। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस 2/5 कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 2 7 और 5 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 10gh डिवाइड बाई 7। कौन सा है? समझ गया ना? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है। इससे रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकलता है? मास हटा दो, जो बचा है रूट लगा दो, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद इधर के स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, इधर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को इधर ले लो, तो के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर सीधा आ जाएगा। हो गया। चलो अब इस वाले वैरायटी पे क्वेश्चन करते हैं। इस वाले पे, इस पे ना, इस पे करने से पहले वेलोसिटी पे देख लिया, अब इस पे करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखिए इस पे 4 ही पॉसिबल क्वेश्चन, 4 ही चीज़ों पे पूछ सकता है। वो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रिंग। क्या? रिंग। अच्छा, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वही किसका होता है? हालो, हालो स्फीयर, हालो सिलेंडर, हालो सिलेंडर ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होता है? mr स्क्वायर। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितने के बराबर होगा? r के बराबर ना। अच्छा ये बताओ, अगर k बाई इधर करता हूं, k इज इक्वल टू कितना होगा? r। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं, के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर किया और फिर उसके बाद इसको इधर ले आया, तो कितना हो जाएगा? के स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे ही देखिएगा दूसरा क्या होता है? डिस्क। दूसरा क्या होता है? डिस्क। और डिस्क से क्या बनता है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये बताओ के इज इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया है, स्मॉल आर ही लिखिए, या कैपिटल आर, क्या करूं मैं, के इज इक्वल टू आर कर दो। ठीक है, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला कैपिटल आर में लिखो। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो के की वैल्यू कितना होगी? मास को हटा दो, अंडर रूट लगा दो, तो कितना हो जाएगा? r बाई √2। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर करिए, के स्क्वायर डिवाइड में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, और इधर कितना होगा? 1/2। गलत लिखा है? कोई दिक्कत है? दोनों तरफ स्क्वायर करिए, इधर के स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर, और इधर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर को इधर ले आइए, तो के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5। अभी देखिए एकदम आसानी हो जाएगी। और तीसरा आपको याद रखना है हालो स्फीयर का। हालो स्फीयर का कितना होगा?
हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। इसका कितना होगा k, रेडियस ऑफ जायरेशन, k कितने के बराबर होगा, √2/3 r। स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, स्क्वायर करके k²/r² कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2/3 मतलब 0.67 ना। ऐसे सॉलिड स्फीयर का बताइए, सॉलिड स्फीयर का जब जाओगे तो I = कितना होगा 2/5 mr²। इसका कितना आ जाएगा k, √2/5 r। अच्छा स्क्वायर कर लो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा k² / r², 2/5 कितना आ जाएगा 0.4 ना, 0.4 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ k/r² रेशियो, ये चारों का देखिए सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का k/ रेशियो क्या है, सबसे कम है। फिर उसके बाद किसका है, डिस्क, किसका है, डिस्क। फिर उसके बाद किसका है, हॉलो स्फीयर। फिर उसके बाद किसका है, रिंग का ना। रिंग का सबसे ज्यादा होता है, ये किसके बारे में लिखा हुआ है, k²/r² रेशियो ना। एक मिनट सुन लो, रुक जाओ अभी लिख लेना। k²/r² रेशियो सबसे कम किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का। फिर उसके बाद डिस्क, फिर उसके बाद हॉलो, फिर सबसे ज्यादा किसका होता है, रिंग का। याद रहेगा सबसे कम k²/r² किसका, सॉलिड स्फीयर का, सबसे ज्यादा रिंग का। अब अगली स्टेप पे आ जाइए, अब आंसर दीजिएगा इस सवाल का, ध्यान से देखिएगा। इस वाले में एक्सीलरेशन में आ जाइए, ये k²/r² रेशियो है। सबसे कम किसका होता है, सॉलिड स्फीयर। सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का। और जिसका सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा उसको टाइम सबसे कम लगेगा पहुंचने में ना, उसको टाइम। तो ऐसे चार बॉडी को दे देता है, जो चारों मैंने बताया, पूछ लेता है सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा। तो सबसे कम k²/r² किसका है, सॉलिड स्फीयर। तो सबसे कम है तो एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा, और जिसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा वो सबसे पहले पहुंचेगा। समझ गए ना। सबसे ज्यादा किसका होता है k/r², रिंग का। तो सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका एक्सीलरेशन सबसे कम, और जिसका एक्सीलरेशन सबसे कम होगा वो सबसे लेट पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसके पास है, सॉलिड स्फीयर के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसके पास है, सॉलिड स्फीयर के पास। फिर उसके बाद किसके पास है, डिस्क के पास। फिर उसके बाद हॉलो स्फीयर, फिर उसके बाद फिर उसके बाद रिंग के पास। सबसे कम एक्सीलरेशन ना। अच्छा टाइम का बारे में क्या होगा, टाइम उल्टा हो जाएगा। टाइम सबसे कम किसको लगेगा, सॉलिड। तो टाइम की बात करें तो सॉलिड स्फीयर को सबसे कम टाइम, फिर उसके बाद डिस्क को, फिर उसके बाद हॉलो स्फीयर को, फिर उसके बाद सबसे कम टाइम, वो सबसे ज्यादा टाइम रिंग को। ये लाइनें लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। टेबल बना लीजिए, ठीक। चलो ये दो क्वेश्चन नीट के हैं, बच्चों वाले बताइए फटाफट। ए डिस्क, अच्छा एक चीज और बताना, मैं बता दूं फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करिए। एक्सीलरेशन में, अच्छा के रेडियस ऑफ जायरेशन में एक चीज आप देखिए, रेडियस ऑफ जायरेशन ये k/r² जो है ना,
के डिवाइड बाई आर स्क्वायर, किसी का भी देख लीजिए, के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये एक नंबर है, यूनिटलेस है, नहीं दिख रहा है? के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एक नंबर है जो क्या है, यूनिटलेस है और डायमेंशन लेस भी है। अगर ये चीज डायमेंशन लेस है तो अब आप फार्मूले पे आ जाइए, फार्मूले पे आ जाइए तो एक गजब की चीज देखेंगे कि एक्सिलरेशन जो है ना, एक्सिलरेशन जो है, ये वाला नंबर क्या है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नंबर है ना, यूनिटलेस है। इसका मतलब एक्सिलरेशन जो है ना इसके मास पे डिपेंड करता, ना इसके रेडियस पे डिपेंड करता, बल्कि शेप पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग शेप के लिए अलग अलग है, लेकिन मास अगर सेम हो उससे कोई फर्क, रेडियस सेम हो कोई फर्क। तो ये बात स्टार मार करके लिखिए यहाँ पे, एक्सिलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड मास। के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है ना, नंबर है तो बचा क्या, जी साइन थीटा। एक्सिलरेशन कहीं पे बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, ये भी हट गया ना, तो इसका मतलब एक्सिलरेशन मास और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड करता है। तभी तो ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अलग अलग शेप के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए अलग अलग आया है ना, तो अलग अलग आया है तो एक्सिलरेशन अलग अलग है, शेप पे डिपेंड करता है, बाकी मास और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। लिख लीजिए, एक्सिलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस, मास एंड रेडियस। एक्सिलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस। लिख लिए ना ओए, ये बात लिख ली? अच्छा चलो इसको बताओ अब, चलो इसको बताओ फटाफट, इसमें कौन सा सही है, मुझे खाली टिक करना पड़े बस, बताओ आप। ए डिस्क एंड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, अच्छा सेम रेडियस डिफरेंट मास, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज समझ आ रही। अब आगे क्या कह रहा है, रोल्स ऑफ ऑन टू इंक्लाइन प्लेन ऑफ सेम एल्टीट्यूड लेंथ, विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेटफॉर्म फर्स्ट। कौन पहले पहुंचेगा डिस्क और स्फीयर में से, स्फीयर पहले पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। और मैंने आपको बताया जब कुछ नहीं दिया हो तो सॉलिड स्फीयर माना जाएगा, सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, ठीक है। एक मिनट, एक और बता दो तब करो, इसको भी बता दो, इसको बताओ, ओए पढ़ लो, एक मिनट, इसका जवाब दो। इन चारों में से वही क्वेश्चन है, फिर कौन पहुंचेगा, सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसका होगा, सॉलिड स्फीयर। पिछला वाला क्वेश्चन टाइम किसका, फर्स्ट कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर फर्स्ट पहुंचता है क्योंकि उसका एक्सीलरेशन सबसे, और ये उसका दूसरा, ठीक है। तो कर लीजिए, पहले वो वाला कर लीजिए। अगला हेडिंग डालो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, वो डिस्प्लेसमेंट इन रोलिंग मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन रोलिंग मोशन। ना इस पे नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा देता हूं ताकि किसी भी तरह का आए तो आपसे हो जाए ना। देखना, ये सरफेस है, इस पे एक पार्टिकल प्योर रोलिंग कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसका ये वाला पॉइंट P है ना, अब ये रोल कर रहा है, पॉइंट P, ये रोल कर रहा है और रोल करते करते यहाँ पे पहुंचा है। मान लेते हैं इसका पॉइंट P यहाँ पे है, P यहाँ पे ना, इसकी रेडियस कितनी है, R है ना, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो D के बराबर। ओए बे देर ना कराओ,
देखो इधर, ये कितने के बराबर है? d के बराबर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, p यहां पे था, अब p यहां पे है ना, p यहां पे, समझ आ रहे? तो अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो p पॉइंट है कितना डिस्प्लेस किया। ये क्वेश्चन मैं सिमिलर क्वेश्चन जब वहां पे 2D पढ़ा रहा था तब सिमिलर क्वेश्चन कराया, आज दूसरे तरीके से कराऊंगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। समझ आ रहे? ध्यान से सुनिएगा, इसका P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कितने के बराबर है? R के बराबर। रेडियस कितने के बराबर है? R के बराबर। और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है ये थीटा है। कितना है? थीटा। तो रेडियस R है, तो एक बात बताना मुझे, ये वाला कंपोनेंट कितने के बराबर होगा? ये वाला कंपोनेंट है, थोड़ा सा सही नहीं बना है, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं मैं, रुक जाना। ठीक, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, और ये सेंटर है इसका। ठीक, ये वाली दूरी कितने के बराबर है? R के बराबर। ये वाली रेडियस R के बराबर, और ये एंगल कितने के बराबर है? थीटा के ना। अब ध्यान से सुनना, इसका ये वाला कंपोनेंट R cos थीटा होगा, इतना कुछ होगा, इतना R cos थीटा ना। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला इतना होगा ना, ना। R का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? R cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? R sin थीटा। ईमानदारी से बताना, ध्यान से सुनना, ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, अगर यहां से लाइन ड्रॉ करोगे तो x में कितना चला है P पॉइंट? ये वाली डिस्टेंस कितना है? सेंटर टू सेंटर d, और d में से r sin थीटा माइनस कर दो तो P पॉइंट की दूरी मिल जाएगी। तो x में P पॉइंट कितना आगे है? x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में P पॉइंट कितना आगे है? P पॉइंट d माइनस कितना आगे है? ये पूरी दूरी कितना है? d, उसमें से r sin थीटा घटा दोगे तो r sin थीटा घटा दोगे तो P की दूरी मिल जाएगी ना x डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा? r sin थीटा। नहीं समझ आ रहा है क्या यार? क्यों नहीं समझ आ रहा है? ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना, कितने के बराबर है? सेंटर टू सेंटर कितने के बराबर है? d के बराबर है ना, सेंटर टू सेंटर d के बराबर है। अच्छा ये बताओ, ये r का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? किसी भी वेक्टर का ये कंपोनेंट करके बताओ। आप लोग समझना नहीं चाहते। ये r है ना, अगर ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? r cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? r sin थीटा ना। अच्छा ये बताओ, ये वाला एंड जहां पे है, वो वाला, ये वाला दोनों सेम लाइन पे है ना, तो ऐसे ही ये दोनों लाइनें क्या होंगी? सेम होगी। तो P पॉइंट यहां पे है ना, तो P पॉइंट x में कितना चला है? x में अगर पता करना है तो पूरा सेंटर तक डिस्टेंस कितना है? d, उसमें से ये r sin थीटा माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा कितना चला है? x आ गया। अब देखो y में कितना ऊपर है P, यहां से कितना ऊपर है? ध्यान से सुनना, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कितना ऊपर है? देखो ये टोटल दूरी कितने के बराबर है? ये वाली दूरी कितने के बराबर है बताइए? r के बराबर है ना। ये सेंटर, सेंटर कितने के बराबर होगा? r, r में से r cos थीटा माइनस कर दो ना, r में से कितना माइनस कर दो? r cos थीटा। r cos थीटा माइनस कर दोगे तो ये वाली हाइट पता चल जाएगी ना, ये वाली ना, P पॉइंट कितना ऊपर है। नहीं समझ आया क्या? ये P पॉइंट है ना, अरे ये कितने के बराबर है यार? रेडियस, उसमें से r cos थीटा निकाल दो, यही तो आएगा। कितना ऊपर है P पॉइंट, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? y। अगर दो कंपोनेंट पता है, x कंपोनेंट, अच्छा ये देखो, अब एक वेक्टर बन जाएगा, ध्यान से सुनना, ये एक वेक्टर बन गया ना, यहां से यहां ना, और ये ट्रायंगल x कंपोनेंट कितने के बराबर है? d माइनस r sin थीटा। और y कंपोनेंट कितने के बराबर है? r माइनस r cos थीटा। तो अगर ये x और y पता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, बस हो जाएगा, कर लीजिए।
कौन? नहीं नहीं, उससे थोड़ा सा पहले इसका कंपोनेंट जो होगा ना, इसका अगर ये सर्किल का पार्ट है ना, तो इसका ये जो कंपोनेंट है इससे छोटा होगा, इस वाली लाइन से थोड़ा सा पहले होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूं मैं ना, क्वेश्चन देखिएगा। ओए लिख चुके? क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ P at time T is equal to पाई बाई ओमेगा। ये है क्वेश्चन। एक मिनट सुनो। ओए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ P एट टाइम T इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। T इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा जब टाइम बीत जाएगा तब आपको क्या बताना है? नेट डिस्प्लेसमेंट बताना P का, ये वाली लाइन बताना है। ये समझ आ रही ना? ये नेट डिस्प्लेसमेंट बताना, समझ रहे हो? तो नेट डिस्प्लेसमेंट P का बताना। ध्यान से सुनिएगा, आंसर कितनी आसानी से दे लेंगे। पाई बाई ओमेगा मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, T इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा है ना, ओमेगा कितने के बराबर होता है? 2 पाई बाई टी के बराबर। कितने के बराबर? 2 पाई बाई टी लिखने से बेहतर ऊपर लिख लो, टी टी कैंसिल, टी इज इक्वल टू टी बाई 2 पे बता रहा, टी बाई 2 पे बताना। तो टी बाई 2 पे बताना है जब टाइम कितना हो रहा हो? टी बाई 2 हो रहा। तो टी बाई 2 हो रहा हो तो सबसे पहले इसमें एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं। इसमें निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप निकालते हो, अच्छा ये बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई टी होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टी होगा ना। अच्छा यहां से बताइएगा, एक मिनट ध्यान से सुनना, ओमेगा कितने के बराबर होता है? 2 पाई बाई, या ऐसे लिख लो ना सीधा, ओमेगा की जगह पे ओमेगा रहने दो और टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसिल। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? पाई। अच्छा जब थीटा पाई के बराबर होगा तो यहां पे रखोगे साइन पाई की वैल्यू कितना हो जाती है? साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी? कितने के बराबर हो जाएगी? डी के बराबर ना। तो एक्स बराबर हो जाएगा किसके? डी के। नहीं समझ आई बात? एक्स बराबर हो जाएगा किसके? डी के। चलो यहां तक क्लियर है ना? अच्छा y देखते हैं, y कितना आएगा? y ध्यान से देखना, cos 180 की वैल्यू क्या होती है? cos 180 की वैल्यू क्या होती है? cos 180 की वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r ना। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r। और x इज इक्वल टू कितना आ गया? d आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट रुक जाओ, यहां तक कोई दिक्कत? x कंपोनेंट कितना आया? d, और y कंपोनेंट कितना आया? 2r। अच्छा ये बताओ, x इज इक्वल टू ये जो d आ रहा है, d की वैल्यू कितने के बराबर होगी? ध्यान से सुनना, d क्या है? डिस्टेंस ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? यहां पे निकाल देता हूं मैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम ना। अच्छा ये हेडिंग क्या है? रोलिंग। अगर रोलिंग है तो स्पीड कितने के बराबर होती है? आर ओमेगा। आर ओमेगा के बराबर होती है, आर ओमेगा। और टी की वैल्यू कितने के बराबर है? पाई बाई ओमेगा। पाई बाई ओमेगा। ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक्स कंपोनेंट कितने के बराबर हो गया? आर पाई। तो एक्स कंपोनेंट कितने के बराबर है? आर पाई। और वाई कंपोनेंट कितने के बराबर है? 2r। अब पाइथागोरस से निकाल सकते हो, √a² प्लस b², आंसर हो जाएगा। प्योर रोलिंग के केस में v बराबर होता है आर ओमेगा के। समझ आ रहे ना? जब प्योर रोलिंग हो रही हो तो v बराबर होता है किसके? आर। अच्छा ये बताओ, अब देखो आपसे पोजीशन वेक्टर पूछा है ना, यही वाली लाइन पूछा है ना। अच्छा ये वाली लाइन पूछा है तो एक चीज आप देखिए, x कंपोनेंट कितना आ रहा है?
एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है पाई आर, और वाई कंपोनेंट कितने के बराबर है, वाई कंपोनेंट कितने के बराबर है 2r। अब पाइथागोरस से ये निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर चाहो तो कॉमन लेकर के बाहर निकाल सकते हो। क्लियर रहेगा ना। अभी मैं दिखाता हूं नीट वाला क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, एक बार समझ लीजिए। ये x कंपोनेंट है t के डिस्प्लेसमेंट का, और ये कौन सा है y कंपोनेंट। मुझे टाइम की वैल्यू दी हुई थी, टाइम की वैल्यू दी हुई थी, तो टाइम की वैल्यू से मैंने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू पता है कितने के बराबर होती है 2π/t, तो इसको कट कर दिया तो t इज इक्वल टू कितना मिल गया हाफ टाइम, कितना मिल गया आधा चक्कर लगा। तो चलिए आधा चक्कर लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मैंने क्या निकाल लिया, सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करने के लिए x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालने के लिए मुझे जरूरत किसकी है थीटा की। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी, टी की वैल्यू आपको दिया हुआ है π/ओमेगा रखा, कट गया, आ गया कितना पाई आ गया। अब जैसे यहाँ पे रखोगे साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा किसके d के। और जब यहाँ पे रखोगे cos 180 की वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r कितना हो जाएगा 2r। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता था, तो मैंने देखा कि ये d क्या है डिस्प्लेसमेंट है, d क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो d अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। और मुझे पता है स्पीड जो होती है वो बराबर होती है रोलिंग में r ओमेगा के, तो r ओमेगा रख दिया, t की वैल्यू रख दिया, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये वाला जो कंपोनेंट है x वाला वो कितने के बराबर आ गया, x कितने के बराबर आ गया, x कितने के बराबर आ गया पाई आर के बराबर। तो x कंपोनेंट पाई आर, y कंपोनेंट 2r। और ये वाली चीज जो मैं बताने की, इसकी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, लेकिन बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीट का क्वेश्चन इसी पे है। समझ आ रही ना। अभी आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम ही आएगा, समझ रहे हैं ना। कर लीजिए इसको, हो गया। अब देखो नीट वाला क्वेश्चन देखो, एक मिनट, ये नीट वाला क्वेश्चन है, एक मिनट। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, ओए रुक जाओ, ये लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है हाफ रोटेशन ना, क्या लिखा हुआ है ए पॉइंट P कंसीडर एट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन ए व्हील। कॉन्टैक्ट पॉइंट पे है, देखो यहाँ पे बना देता हूँ, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे P है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे P है ना। अब कह रहा है ये P क्या करता है, ये रोल करती है, व्हील क्या करती है रोल करती है, और रोल करते करते इसका जो P का है हाफ रोटेशन होता है, कितना होता है हाफ रोटेशन होता है। तो हाफ रोटेशन होगा तो ये P कहां पे आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, P कहां पे आ जाएगा टॉप पे आ जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन तो है, हाफ रोटेशन मतलब क्या होता है, हाफ रोटेशन मतलब टाइम कितना t/2, कैपिटल T मतलब क्या होता है पूरा चक्कर, उसका आधा, यही क्वेश्चन तो है, तो आंसर यही तो आएगा, आंसर यही आएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर उस वाले कॉन्सेप्ट को ना जानते है, कौन सा सही हो जाएगा, आर बाहर होगा ना, रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो आर बाहर है तो 1 हो जाएगा। तो कौन सा सही है बी वाला ना। एक मिनट सुनिएगा ध्यान से, इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये वाली चीज मुझे चाहिए ना, ये कितने के बराबर है आप खुद बताइए 2r, और आधा रोटेशन हुआ है ना। एक चीज आपको बताऊं, जब ये P जो टॉप पे है ना, ये जमीन पे अगर होता तो ये वाली जो दूरी होती वो जानते 2πr के बराबर होती, कितने के बराबर, तो आधा घूमा है ना, ये जैसे जैसे घूमेगा ना, ये डिस्टेंस x में चलेगा, तो अगर हाफ रोटेशन हुआ है इतना, इतना चला है ना, तो इतना डिस्टेंस ये है सेंटर टू सेंटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितने के बराबर 2πr/2 कितना होगी पाई आर, वही आ रही कि नहीं आ रही, तो टोटल कितना होगा पूरा, अगर ये बॉटम पे यहाँ P होता तो कितना होती ये दूरी 2πr, टॉप पे है इसलिए आधा चला है, तो आधा कितने के बराबर होगा पाई आर। अब देखो पाइथागोरस से वही तो आ रहा है,
जो पिछले वाले में था। देखो मैंने दोनों तरफ से इसलिए दिखाया ना कि अगर ऐसे कह देगा तो घूम मत जाना, समझ? तब इसके लिए ये वाला काम कर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? वो सबके लिए सोल्यूशन नहीं है। ये जो इस वाले क्वेश्चन में आप कर रहे हो ना, ये 2r के बराबर हो गया, अभी यहां पे अटका देता तब p। समझ आ रही ना? तो एक क्वेश्चन तो मैं नीट वाला करा के आसानी से निकल जाता, तो आपको फिजिक्स आसान लगती, लेकिन पता चला घुस के पूछ दिया तब। समझ आए? तो आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालना आना चाहिए। क्लियर रहेगा ना? इसका तो आंसर आप कर ही ले जाओगे। कर लो। एनर्जी इन रोलिंग मोशन। अच्छा, जब रोलिंग होती है, ओए, जब रोलिंग होती है तो दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होती है वो दो से बनी होती है, ये टोटल है, या काइनेटिक एनर्जी नेट लिख लीजिए, नेट काइनेटिक एनर्जी, ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। ये कितने के बराबर है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन की क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशन की क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये होती है टोटल। कौन सी होती है? टोटल। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जब जब आपसे प्योर रोलिंग बोला जाएगा, जब प्योर रोलिंग बोला जाएगा, तब आप v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा। तो इसकी जगह पे आप एक चीज आप समझिए, अगर आप चाहो तो यहाँ पे v की जगह पे आर ओमेगा लिख सकते हो, तो फार्मूला किस में बदल जाएगा? ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा। समझ आए? ये तभी कर सकते हैं इसको यूज जब कैसा हो? प्योर रोलिंग। अदरवाइज v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं पुट कर सकते। तो ये जनरल फार्मूला है, अगर इसमें आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? प्योर रोलिंग सॉल्व कर। समझ आए? तो ज्यादातर क्वेश्चन 99% किसका है? प्योर रोलिंग का। क्लियर रहेगा ना? इसको कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। यहां पे लिख लीजिएगा प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग ना। जब प्योर रोलिंग होगी तब ऐसा होगा। ठीक है, अगली बात सुनिए, एक मिनट। एक चीज, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिए, पहले इन दो क्वेश्चन को निपटाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन है, हाँ हाँ प्योर रोलिंग वही, समझ आए? उसी पे है सारे। फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन ट्रांसलेशन। कितना फ्रैक्शन टोटल एनर्जी का किसमें है? ट्रांसलेशन में है। तो ऊपर कौन सी एनर्जी लिखी जाएगी? ट्रांसलेशन। नीचे क्या लिखी जाएगी? के नेट। यहां पे नेट मतलब टोटल है, समझ? ऊपर टी मतलब ट्रांसलेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? के ट्रांसलेशन कितने के बराबर? हाफ एम वी स्क्वायर। और ये कितने के बराबर? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये इतना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ है? ट्रांसलेशन में। अगर मैं ये जानना चाहता हूं फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इन रोटेशन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इन रोटेशन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इन रोटेशन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इन रोटेशन। अगर रोटेशन में जानना है ना, तो कितने के बराबर होगा? के आर डिवाइड बाई के नेट। के आर कितने के बराबर है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर परसेंटेज जानना है तो इनटू क्या कर दो? इनटू 100 कर दो। अगर परसेंटेज जानना है, परसेंटेज ऑफ कितना एनर्जी ट्रांसलेशन में खर्च हुई है, तो इनटू क्या कर दो? 100।
परसेंटेज ऑफ कितना रोटेशन में खर्च हुई है इनटू क्या कर दो 100, कर लो इसको। पहले देखो, क्या हुआ, नहीं लिख पाए? ओके, ये क्वेश्चन पढ़िए। इफ ए स्फीयर इज रोलिंग, अगर एक स्फीयर रोल कर रहा है, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी टू, क्या पूछा है, ट्रांसलेशनल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल ना, तो ऊपर क्या होगा के ट्रांसलेशन, नीचे क्या होगा के नेट ना, नेट को हम क्या समझ रहे हैं, टोटल। ट्रांसलेशन क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, बॉडी कौन है, पढ़िए, स्फीयर। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मान के चलोगे आप, सॉलिड। तो चलिए इसको समझिए, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई कितने के बराबर होता है, अबे वो नहीं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर ना, इनटू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल। एक मिनट ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, हाफ एम दोनों में कॉमन है ना, देखो हाफ एम हाफ एम हाफ एम, कहाँ हाफ रह गया, अरे 2 लगाता हूं ना मैं, 2 लगाता हूं, ठीक है, इस 2 को नहीं काटा है, इस 2 को नहीं काटा है, इस 2 को नहीं काटा है, ठीक है। अब देखो काटेंगे ना, देखो 2 को नहीं काटा है, हाफ एम ऊपर हाफ एम इधर और हाफ एम इधर, कट जाएगा ना। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ऊपर क्या बचा है, वी स्क्वायर, नीचे क्या बचा है, वी स्क्वायर प्लस ये 2/5, ये आर और ओमेगा क्या कहलाता है, आर ओमेगा क्या कहलाता है, वी, तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, तो 2/5 वी स्क्वायर, इसको भी काट देंगे तो ये कितना बचेगा ऊपर 1, ये 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, ऊपर कितना 5, आंसर हो गया, हो गया। ये वाला देखो, अब मैं क्वेश्चन तुम लोग को दूंगा आराम करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है। यहां पे पढ़िएगा, लाइन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 40%, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 40% ऑफ, 40% मतलब 0.40, किसके, ट्रांसलेशन के ना, क्लियर रहेगा ना, 0.4 टाइम्स 40% मतलब 0.4 ट्रांसलेशन के। अब आपसे कह रहा है देन दी बॉडी इज, इस बॉडी का नाम क्या होगा, फार्मूला रखिए, रोटेशन का रखिए फार्मूला, के रोटेशन का क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इधर से कितना 0.4 हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल, आई को छोड़ दीजिए ना, ओमेगा, ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, अगर रोलिंग हो v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, v बाई आर लिख सकते हैं, तो v बाई आर रखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 एम आर स्क्वायर, 0.4 को क्या लिख सकते हो 4/10, 4/10 मतलब 2/5, कौन सा आंसर है, बस आंसर हो गया, समझ आ रही ना, अरे रुक जाओ लाला।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में ये बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में ईमानदारी से बताना, 1 मिनट रुक जाओ। ओए, ये कौन सा बॉडी है? हैं? स्फीयर है ना। अच्छा 5/7 कितना आएगा अराउंड? 0.7, 0.7 मान लेते हैं, लगभग 70%। 0.7 आएगा ना। कितना आएगा? 0.7। आपको पता है अगर एक सॉलिड स्फीयर हो, 1 मिनट ध्यान से सुनना, एक सॉलिड स्फीयर हो और वो रोल कर रहा हो, तो उसकी 70% एनर्जी किस में जाती है? ट्रांसलेशन में। और 30% किधर जाती है? रोटेशन। अगर मैं आपसे कहता, मान लेते हैं 500 जूल एनर्जी दिया था, कितना जूल? 500 जूल। तो इसमें से कितना ट्रांसलेशन में गई और कितना रोटेशन में? तो 500 इंटू 0.7, ये किस में गई? ट्रांसलेशन में। और 500 इंटू 0.3, ये किस में गई? रोटेशन में। ऐसे निकाल सकते हो ना। अगर एनर्जी दे देगा 500 का 70% किधर गई? ये लगभग 350 आएगा और ये कितना आएगा? 150 आएगा। 350 जूल किस में जाएगी? ट्रांसलेशन में। और 150 किस में जाएगी? रोटेशन। एक क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ सकता है, समझ आ रही ना बात? तो उसमें एनर्जी दे देगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ गए ना ये बात? ये देखो बच्चों वाला है, बताइए फटाफट। ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r रोलिंग, रोल कर रही है, रोल कर रही है ना। तो रोलिंग में दोनों होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना। तो हाफ mv²। अच्छा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बोलो? mr² ना। mr², कुछ लोग लिखने पे लग गए हैं। हाफ mv², और ये कितने के बराबर होगा? r ओमेगा। तो हाफ mv², हाफ mv² कितना हो जाएगा? बस आंसर हो गया। हो गया ना। चलो दोस्त दोस्त ना रहा है। अगला देखो। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ए बॉल रोल्स विदाउट स्लीपिंग, ठीक है, विदाउट स्लीपिंग। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ बॉल, ये रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस ऑफ जायरेशन को क्या करते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? अच्छा 1 मिनट फील करना इस बात को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लेते हैं डिस्क का लिखा हुआ है, ये किसका लिखा हुआ है? डिस्क का ना। अगर इससे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो रेडियस ऑफ जायरेशन कितने के बराबर होगा? r/√2 ना, इतने होगा ना। अच्छा इससे पता चलता है रेडियस ऑफ जायरेशन, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो रेडियस ऑफ जायरेशन, ये तो उल्टा किया है ना। इनर्शिया से जायरेशन लिखना है तो मास हटाओ, रूट लगा दो। अगर रेडियस ऑफ जायरेशन से इनर्शिया लिखना है तो मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, ये होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा। देखिएगा क्या कह रहा है। ए बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज k। रेडियस ऑफ जायरेशन कितना दिया हुआ है? k दिया हुआ है। इफ रेडियस ऑफ द बॉल इज r, then फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशनल एनर्जी, मतलब ऊपर क्या है? k रोटेशन, नीचे क्या है? k नेट टोटल एनर्जी ना। k रोटेशन क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नीचे क्या होता है? हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना। आई की जगह पे क्या हो जाएगा बताइए? mk²। और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? हाफ mv² हाफ
के स्क्वायर और कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इनर्शिया कितने के बराबर हो जाएगा एम के स्क्वायर ना। रेडियस ऑफ जायरेशन भी क्या क्या कट रहा है हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम ओमेगा इसको बदल लेते हैं तब काटते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नीचे क्या बचा वी स्क्वायर ना। वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्योर रोलिंग के केस में प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को भी उड़ा दो कितना हो जाएगा के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कौन सा सही है क्या दे रहा है अरे यार सही तो लिखा हुआ है यार के स्क्वायर आर स्क्वायर। हाँ कौन सा सही है C1 हो गया। इंतजार कर रहे थे आर लिखें बस बोले ये क्या पूछा है टोटल एनर्जी का कितना रोटेशनल में बदला ये लिख लिया हमने। फिर उसके बाद आई कितने के बराबर है रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो एम के स्क्वायर हो जाएगा अभी बताया था ना। तो इसकी जगह पे एम के स्क्वायर हो गया। अब जो कट रहा है क्या कट रहा था हाफ एम हाफ एम हाफ एम कट गया हमने क्या किया था मैंने बताया था अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हो ना ये मान लेते हैं डिस्क का है तो मास हटाओ रूट लगाओ ना तो रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा कितना आएगा। अगर रेडियस ऑफ जायरेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से लिखना हो तो मास इंटू के स्क्वायर कर दो वही आ जाएगी। हाँ हाँ उससे तो यहाँ से कट जाएगा। लिख चुके हो ना लिख तो चुके थे ना। अबे बहुत कम टाइम लगेगा तुम चिंता ना करो। ये वाला बताओ A solid sphere of mass 1 kg and radius इतना मीटर rolls without slipping at a uniform velocity इतना straight line on a horizontal floor. The kinetic energy पूछा है वही है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी रोल कर रहा है ना तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर कौन सी बॉडी है सॉलिड स्फीयर तो कितना हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये कितना 1/5 एम आर ओमेगा कितने के बराबर होता है वी के वी स्क्वायर। इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा एलसीएम 10 तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 5 एम वी स्क्वायर प्लस 5 2 जा 2 एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10 ना। मास कितना है मास कितना दिया हुआ है 1 kg मास कितना है 1 kg और वेलोसिटी कितनी है यही दोनों की ज़रूरत है दोनों से 1 1 है तो कितना हो जाएगा 7/10 बस आंसर हो गया। वाह चलो ये असेसन रीजन नहीं स्टेटमेंट कैसा है ऑप्शनल है। ये वाला बताइए पढ़ो और जवाब दो अच्छा क्वेश्चन है। ए सॉलिड होमोजीनियस स्फीयर इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पार्टली रोलिंग पार्टली स्लाइडिंग। रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों है पार्टली रोलिंग और पार्टली स्लाइडिंग एक स्फीयर है पार्टली रोलिंग पार्टली स्लाइडिंग। अच्छा ये बताओ जनरली दलदल वाला केस तो नहीं होगा अगर उसके बारे में होता तो कुछ लिखा होता। तो अगर रोल भी कर रहा है और स्लाइड भी कर रहा है तो इसका मतलब v ज़्यादा है और r ओमेगा क्या है कम है। v ज़्यादा है r ओमेगा
कम है, अगर v ज्यादा है, r ओमेगा कम है, तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। तो ये हो गया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कौन सा होगा? डायनामिक होगा। फ्रिक्शन कौन सा होगा? डायनामिक होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये रेडियस हो गई ना, ये रेडियस हो गई। अब पढ़िए ऑप्शन, पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, एकदम गलत है। मैंने आपको बताया है अगर स्लाइडिंग का केस होगा तो उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती। पहला ऑप्शन साफ साफ गलत है ना। एनर्जी कंजर्व किस में होती है? प्योर रोलिंग ना। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व्ड। देखो ये बात एकदम सही है। अगर आप इस वाले कांटेक्ट पॉइंट को देखेंगे, इस वाले कांटेक्ट पॉइंट को देखेंगे तो एक ही फोर्स लग रहा है पूरे केस में, और वो भी कौन है? फ्रिक्शन। अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर एक्सिस मान लोगे ना, तो फ्रिक्शन इसी लाइन में है ना एक्सिस की, तो ये टॉर्क बना पाएगा? दो एक्सिस लो, दोनों में से ध्यान से सुनना, एक यहां पे एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट फ्रिक्शन टॉर्क बना लेगा, इसके अबाउट, क्योंकि एक्सिस की लाइन में है ना, एक्सिस की लाइन में फोर्स टॉर्क नहीं बना पा, तो ये वाली बात सही है। कह रहा है ना एंगुलर मोमेंटम ऑफ, अच्छा ये बताओ यहां पे टॉर्क क्या है? फ्रिक्शन की वजह से इस वाले पॉइंट को एक्सिस मानोगे तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क क्या है? जीरो। अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व। और वनली ये लास्ट लाइन पढ़िए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लग रहा है, अगर टॉर्क लगेगा तो कंजर्व नहीं होगा। तो ये बात क्या है? गलत है। सही कौन सा है? बी वाला। और सी वाला भी पढ़ लीजिए, वनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व। रोटेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो, दोनों कंजर्व नहीं हो। समझ आ रही ना बात? हालांकि कंपटीशन में आपने जल्दी की है, ऐसी बात नहीं है। चलो इस क्वेश्चन से कुछ सीखिएगा। पहले इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है, लेकिन एक नीट का है एक मेंस का है ना, दोनों से कॉन्सेप्ट बनेगा इसलिए मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास m रोलिंग हॉरिजेंटली विदाउट स्लिपिंग विथ स्पीड v, यहां से यहां तक ये रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। जब रोल करता है तो v बराबर होता है किसके? आर ओमेगा के। v बराबर होता है किसके? आर ओमेगा। ये रोल करते करते यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ से आगे का जो सफर तय करना है वो सफर जो है स्मूथ सरफेस का है। कैसा है? स्मूथ सरफेस का। तो ये यहाँ से चलते हुए यहाँ पे था, यहाँ से इसकी जर्नी जो यहाँ तक की है, यहाँ तक ये रोलिंग किया है, इसके आगे स्मूथ हो गया। इसके आगे क्या हो गया? स्मूथ हो गया। थोड़ा सा इस पिक्चर में आइए और थोड़ा सा फील करिएगा जो शुरुआत में बताया था। यहाँ पे एक चीज समझने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये फ्रिक्शन ना होता, अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो बॉल स्लाइड क्या करती? ना ना ना, सिर्फ ट्रांसलेशन होता। हाँ, रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ट्रांस। और एक क्वेश्चन और यहीं से पे बताते चलूं मैं, ये कैसा है? स्फीयर है मान लेते हैं। अगर आप क्यूब टाइप की बॉडी रखो ना और उसमें टाइम पूछा जाए, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। एक क्यूब है और एक स्फीयर है, दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा? दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों पे सिर्फ क्या लगेगा? जी साइन थीटा। सिर्फ क्या लगेगा? जी साइन थीटा। क्लियर है ना मेरी बात? तो वो तो पढ़ा चुका, स्फीयर, रिंग, और उसमें k/r² वाला है क्यूब, उसका नहीं आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया हूं मैं हालांकि क्यूब का वही होता है जो लैमिना का होता है। समझ आ रही ना बात? लेकिन वो उतना नहीं पूछेगा, इतना इनफ है। क्लियर रहेगा ना? ओए समझ गए ना मेरी बात? तो मेरी बात समझना, अगर रफनेस नहीं है, स्मूथ है,
अगर स्मूथ है तो किसी भी शेप का हो, सबको जमीन पे पहुंचने का टाइम क्या होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना ये बात। अब दूसरी चीज समझिएगा, ये जो मैं समझाने जा रहा था क्वेश्चन, इसमें एक चीज आप समझिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये क्या करता, सिर्फ क्या करता, आगे बढ़ता। अब इसी बात को जहन में रखिए, यहां पे आ जाइए। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से एक बात और जहन में बैठाई, फ्रिक्शन की वजह से अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये एंगुलर वेलोसिटी वाला टर्म हट जाता, सिर्फ क्या होता, v जीरो से कितना हो जाती है, v हो जाती। फ्रिक्शन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, आ रही है। तो एक चीज आप देखिए, इनिशियली इसके पास काइनेट v क्या था, जीरो, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, जीरो। तो v और एंगुलर वेलोसिटी दोनों जीरो थे, तो इसका मतलब ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी ना ट्रांसलेशनल थी। फिर उसके बाद रोलिंग का केस है ना, तो ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। अब इस पे आ जाइए, इस वाले पे, ठीक है। यहां से ये क्या कर रहा है, स्मूथ है। अगर स्मूथ होगा ना, स्मूथ में फ्रिक्शन नहीं होता, और अगर स्मूथ में फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे जाकर के जीरो हो जाएगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। नहीं समझ पाए, ये रोल कर रहा है v बराबर आर ओमेगा के, यहां से यहां तक रोल करता हुआ गया ना, रोल करता गया, तो यहां पे इसके पास दोनों चीजें हैं, v और आर ओमेगा, दोनों वेलोसिटी है यहां तक। हाँ, अब इसके बाद यहां से ये चढ़ना शुरू किया उसी वेलोसिटी की मदद से, तो ये v वाली क्या हो गई, जीरो हो गई, लेकिन आर ओमेगा जीरो नहीं होगी। ओमेगा जो यहां पे था वही ओमेगा यहां भी होगा। ओमेगा को चेंज कौन कराता है, इसीलिए पिछले वाले में गए थे, ओमेगा को कौन चेंज कराता है, फ्रिक्शन। तो आगे फ्रिक्शन है नहीं, आगे फ्रिक्शन नहीं है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रह जाएगी, वही रह जाएगी है। तो यहां पे था ना, यहां पे, हाँ तो नहीं है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी पहले थी वही बाद में रहेगी। जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, देखो बहुत ज्यादा इधर उधर मत करो, नहीं टाइम लग जाएगा। इसमें देखो, फ्रिक्शन अगर ना होता तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, तो जीरो ही रहती ना। तो ऐसे ही, अच्छा ये बताओ, एक मिनट, इसमें जिम्मेदार कौन है एंगुलर वेलोसिटी का, फ्रिक्शन। तो ऐसे ही जब ऊपर चढ़ रहा है ना, जो पिक्चर अभी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देखिएगा, तो रुक जाओ मजाक नहीं, जब ऊपर चढ़ रहा है ना, यहां तक इसके पास v भी है और एंगुलर भी है, दोनों आपस में v बराबर है किसके, आर ओमेगा के, यहां तक की कहानी में। फिर जब आगे चढ़ना शुरू होगा, आगे फ्रिक्शन नहीं है, आगे फ्रिक्शन नहीं है, तो जो एंगुलर यहां पे है वही एंगुलर यहां पे होगा, तो एंगुलर वही रह जाएगी, लेकिन लीनियर वाली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टॉप पे जाकर के रुक जाएगा, लेकिन घूमना नहीं बंद करेगा, रुक जाएगा लेकिन घूमना नहीं बंद करेगा। समझ आ रही है, चलने की स्पीड अपनी क्या कर रहा है, चढ़ने की स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे स्लो हो रही है, और एक टाइम आएगा जब स्पीड क्या हो जाएगी, रुक जाएगा, लेकिन घूमता उसी स्पीड से रहेगा जिस स्पीड से नीचे से गया है, घूमता हुआ। समझ गए ना, यहां तक क्लियर है। अगर किसी चीज को ऐसे घूमता हुआ भेज दो ना, तो एक मोड़ पे जाकर के वो रुक जाएगा, लेकिन वो अगर वो स्मूथ है तो घूमना बंद, इसका घूमना कौन रोक सकता था, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ही नहीं। समझ गए ना। अब अगली चीज सुनिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, है अब इतने पढ़ना है, यहीं तक पहुंचाना है, ठीक है। एक मिनट सुनो, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, द मैक्सिमम हाइट, हाइट पूछ रहा है, एच की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एच की वैल्यू। रुक जाओ बे, एक मिनट लगेगा, एच की वैल्यू पूछ रहा है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, इनिशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी इनिशियल वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक। यहां तक कोई दिक्कत, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ये बताओ, इसको बेस मान लो, बेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दिया, ये बेस है ना। अच्छा एक बात बताना, काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होगी, अच्छा जब रोल कर रहा है तो इसमें क्या है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है ना दोनों,
इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास कितने के बराबर, mg h के बराबर, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जीरो नहीं, दो है। काइनेटिक एनर्जी दो होती है, एक क्या होती है ट्रांसलेशन और एक क्या होती है रोटेशन। आपको पता है ट्रांसलेशन वाली जीरो है, गलती मत करना। अब देखिए ये के रोटेशन जाएगा, समझ आ रही ना बात। जबरदस्त क्वेश्चन है, अगला मैं नीट का कराऊंगा, ये मेंस का है, समझ आ रहे। यहां से देखिए के ट्रांसलेशन कितने के बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। एम क्या हो जाएगा कैंसिल, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए कौन सा ऑप्शन, वी स्क्वायर अपॉन 2g, सी वाला है बे, समझ गए ना, बस हो तो गया। देखो यहां तक रोल करता हुआ गया, तो इसके पास v बराबर है किसके, आर में। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी फाइनल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब देखो एक मिनट, इसको बेस माना है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, हाइट है नहीं, जीरो होगी ना, mgh होता है ना, तो h तो है नहीं, ये बेस है, तो कितना हो जाएगी जीरो। बची कौन सी है, काइनेटिक इनिशियल। अच्छा ये बॉडी क्या कर रही थी, रोल करते वक्त दो एनर्जी होती है काइनेटिक, एक ट्रांसलेशन और दूसरी रोटेशन, ये हो गया। अब आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर है, mgh लिख लिया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी दो से बनी हुई है, किससे, ट्रांसलेशन और रोटेशन, जिसमें ट्रांसलेशन तो जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, ये जीरो हो गया, बचा कौन सा है रोटेशन, और रोटेशन इससे कैंसिल हो गया के आर से, बचा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर एम जी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। ये वाला देखो, इससे फील आएगा आपको कॉन्सेप्ट। एक मिनट सुनना, एक मिनट रुक जाओ। इसमें बोला है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल अप ऑन द कर्व सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी v से ये कर्व सरफेस पे जा रहा है, कह रहा है इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट। ये हाइट दे रखी है, क्या चीज दे रखी है, हाइट। h इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3v स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 4g, इतना दे रखा है। विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजिशन द ऑब्जेक्ट इज, इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्फीयर है, डिस्क है, क्या है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें देखो जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो इस सरफेस को रफ माना जाएगा, क्या माना जाएगा, रफ। पिछले वाले क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था ना स्मूथ सरफेस है यहां से यहां तक, एक जगह से जब दूसरी जगह चढ़ के गया था तो क्या मेंशन कर दिया था, स्मूथ। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप किसका केस मान के चलोगे, रोलिंग का। और रोलिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है। अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, अब फिर लगा दीजिए आप u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर होगा u फाइनल प्लस k फाइनल। इस बार ध्यान से सुनिएगा, यहां पे है पोटेंशियल एनर्जी बेस लाइन है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा k इनिशियल, क्या चीज, k इनिशियल किससे किससे बना होगा, k ट्रांसलेशन प्लस k रोटेशन ना, ठीक है, इतने के बराबर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, यहां पर कह रहा है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप ए कर्व सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी किससे, v से। अच्छा ये बताओ u फाइनल कितने के बराबर होगा, u फाइनल mg h ना प्लस k फाइनल के बारे में। अब यहीं पे दिमाग लगाना है, ओमेगा भी जीरो होगी और v भी जीरो होगी यहां पे, समझ आ रही ना बात, क्योंकि फ्रिक्शन इस बार इन्वॉल्व है, तो ओमेगा भी जीरो होगी और k भी v भी जीरो होगी, तो ये k फाइनल क्या हो जाएगी, पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, समझ गए ना। अब देखो ये कितने के बराबर होगी, ट्रांसलेशन हाफ m v स्क्वायर, और ये कितने के बराबर होगी, रोटेशन हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये नीट का क्वेश्चन है। h की वैल्यू कितना दी हुई है बताइए, 3v स्क्वायर
डिवाइड बाई 4g, g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये देखो, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इधर ही रखो, इसको इधर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा, 3mv स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस mv स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम लेंगे, 4, तो कितना हो जाएगा 3mv स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2mv स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा mv स्क्वायर बाई 4 ना, mv स्क्वायर बाई 4 हो गया, mv स्क्वायर बाई कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा v को क्या लिख सकते हो आप, है m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 ना, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा क्या कट रहा है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो i इज इक्वल टू कितना बचेगा, i इज इक्वल टू कितना बचेगा, हाँ ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डिस्क डी वाला। ये नीट का क्वेश्चन है, अच्छा है ना। देखो एक क्वेश्चन करा दिया जिसमें एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं हुई थी, इसमें क्या हो गई 0। बस एक लास्ट क्वेश्चन करा के फिर क्लास करा दें, नहीं लिख लो। हाँ 1 मिनट देखो, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एक टेस्ट पेपर में दिया था, डिस्क है mr स्क्वायर बाई 2। ये वाला क्वेश्चन देखो कह रहा है, ओए रुक जाओ, एक पार्टिकल है, ये क्वेश्चन जानते हैं किसका है, ये रोटेशनल मोशन का नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन जो है वर्क पावर एनर्जी का है। किसका है, वर्क पावर एनर्जी का। ध्यान से सुनिएगा तब भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। कैसा है ये, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक पार्टिकल गिरता है और यहाँ पे गिरने के बाद ये डी डायामीटर, ये कितना डायामीटर है, डी डायामीटर ऐसे घूम जाता है, सर्कुलर मोशन कर जाता है। मतलब इस पार्टिकल के पास इतनी ताकत होती है कि गिरने के बाद फिर उठ करके कितना घूम जाता है, डी डायामीटर तक घूम जाता है। तो कह रहा है ये हाइट बताइए कितना डी के बराबर होगी। एक पार्टिकल यहाँ इंक्लाइन पे है, वो किधर गिर रहा है, ओए रुक, ये पार्टिकल किधर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो नीचे जब गिरता है ना, जब कोई चीज ऐसे नीचे गिरती है तो ऐसे उठती है ना ऊपर की तरफ। तो कह रहा है ये उठ करके कितना डिस्टेंस चढ़ा, डी डिस्टेंस ऊपर जाता है। कितनी हाइट तक जाता है, डी डिस्टेंस। तो कह रहा है ये हाइट कितने के बराबर होगी, एच वैल्यू जो है कितने डी के बराबर, कितने टाइम्स डी के बराबर होगी ना। एच की वैल्यू किसके फॉर्म में पूछ रहा है, डी के फॉर्म। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, 1 मिनट सुनो। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी mgh बराबर होगी, बॉटम पे आकर के, फ्रिक्शनलेस है ना, बॉटम पे आकर के किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर। m क्या हो जाएगा, कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगर किसी को पता हो, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, ध्यान से सुनना। अगर किसी पार्टिकल को आप यहां से भेज रहे हो, यहां से, 1 मिनट सुनना ध्यान से, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। अगर यहाँ पे पार्टिकल को वेलोसिटी आप √5 के बराबर दे देते हैं, कितने के बराबर, √5 के बराबर, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाएगा। अगर इससे कम दोगे वेलोसिटी, इससे कम वेलोसिटी दोगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये शर्त होती है। अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास इतनी वेलोसिटी बॉटम पे होनी चाहिए ना। और अगर यहाँ टॉप पर कोई पार्टिकल पहुंच जाए, ये पार्टिकल कहाँ पे पहुंच जाए, टॉप पे, जैसे अगर ऐसे हल्का सा पार्टिकल को भेजो तो ये वापस आ जाएगा, पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए कितने के बराबर होना चाहिए, √5। आर क्या है, रेडियस, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतने के बराबर वेलोसिटी रहेगी तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए। और टॉप पे कितना बचना चाहिए, √rg। इतने के बराबर अगर टॉप पे बची रह जाती है,
कितने के बराबर है? √5 rg। √4 rg क्या करता है? खर्च कर देता है, और बचा कितना रह जाता है? √rg। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाएगी। अगर इससे कम बचेगी टॉप पे तो ये वापस चली आएगी। ये पढ़ाया है। तो कितना चाहिए बॉटम? अच्छा ये बताओ, ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है तो ये बॉटम पे पहुंच गया ना, बॉटम वाली वेलोसिटी कितने के बराबर होना चाहिए? √5 rg। तो यहां पे रख सकते हो ना, v की जगह पे ये इतना है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 5rg बराबर क्या हो जाएगा? 2gh। g क्या हो जाएगा? कैंसिल। h इज इक्वल टू कितना है? 5/2r। r मतलब क्या होता है? रेडियस। रेडियस की जगह पे डायामीटर वो है ना, तो डायामीटर रखोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? d/2। d/2 कितना हो जाएगा? 5/4d। कौन सा सही हो जाएगा? ये नीट का है, 2017-2016 का है, उसी के आसपास। नहीं समझ आया क्वेश्चन? एक बार फिर बता दे रहा हूं। टॉप से गिर रहा है, कहां पे आ रहा है? बॉटम पे आ रहा है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, यहां से वेलोसिटी पता चल गई, यहां बॉटम पे कितनी है। ये वेलोसिटी कितने के बराबर हो जिससे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए ना। इसके लिए शर्त होती है वेलोसिटी √5rg के बराबर होना चाहिए। तो बॉटम पे इतनी वेलोसिटी रही होगी तभी तो ये इतना सर्कुलर मोशन किया है। तो ये वेलोसिटी कितने के बराबर कर दी? √5rg। स्क्वायर करोगे तो g से g क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर उसके बाद बचा कितना? 5r, और ये डिवाइड में 2 आ गया। r क्या होता है? रेडियस। डायामीटर रखना था तो क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। d/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, तो इसी के साथ रोटेशन कंप्लीट। अब कल से पढ़ेंगे वेव मोशन। ठीक है, आखिरी चैप्टर इस साल का। ठीक है, थैंक यू।